ओके जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम मार्केट एंड इकोनॉमिक आउटलुक के दिसंबर एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ शऊर तुराबी हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, और सैयद सुलेमान अख्तर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। ओवर टू यू शऊर एंड सुलेमान। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपने दिसंबर के मार्केट एंड इकोनॉमिक आउटलुक को स्टार्ट करते हैं। तनवीर साहब, इफ यू कैन मूव ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड। we'll be covering the month of November, और नवंबर के मंथ में एज वी ऑल नो न्यूज़ फ्रंट पर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दोनों एंड्स पर काफ़ी सरप्राइजेस विटनेस किए थे हम सब ने। पीटीआई का लॉन्ग मार्च रिज्यूम होने से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट तक, और उसके बाद फिर जो मॉनेटरी पॉलिसी ने 25 नवंबर को एक सरप्राइज रेट हाइक अनाउंस किया था। वो चीज़ें हमने नवंबर के मंथ में विटनेस की थी। बाय द एंड ऑफ नवंबर उसके बाद खान साहब ने फिर असेंबली से रेजिग्नेशन भी अनाउंस कर दिया था। इकोनॉमिक फ्रंट पर आईएमएफ से जो हमारी नेगोशिएशंस थी वो अभी भी पेंडिंग है, नवंबर के मंथ में भी पेंडिंग थी। और जो 9th रिव्यू है आईएमएफ का, जिसके बाद हमें $1.2 बिलियन आईएमएफ की तरफ से मजीद मिलने हैं। गवर्नमेंट ने आईएमएफ से 340 बिलियन रुपीस की एडिशनल फिजिकल स्पेस मांगा है, जो कि वो फ्लड की रिहेबिलिटेशन और फ्लड के सिलसिले में जो डैमेजेस हुए हैं उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि हमें फिजिकल अकाउंट में इतनी स्पेस दी जाए। तो वो अभी उनसे नेगोशिएशंस चल रही हैं। आईएमएफ के भी कुछ कंसर्न्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने रेवेन्यू टारगेट्स को कंप्लीट करें, मीट करें, और जो उनके पुराने जो कंडीशंस थी उनको पूरा करें, जिसमें एनर्जी प्राइसेस का इंक्रीज और टीएसए की इम्प्लीमेंटेशन, ये सब कुछ है। उसके बाद हमने देखा कि नवंबर 25 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1% से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, टेकिंग पॉलिसी रेट अप टू 16%। जिसके बाद जो 1 ईयर काइबोर था वो 17.21% तक चला गया था एज एट नवंबर 30। हम स्टेट बैंक के स्टांस को नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट टू पुट इट शॉर्ट, उनका जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन थी दैट इंक्रीज फ्रॉम 18 to 20% प्री फ्लड टू 21 to 23%। इसके साथ ही जैसा कि हमने जिक्र किया, आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस अभी भी इन फ्लक्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और आईएमएफ की तरफ से नेगोशिएशंस चल रही हैं, बट किसी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब तक नहीं हो जाता, जब तक ये एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मार्केट में प्रिवेल करेगी। नवंबर के मंथ में जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो 1.4% डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट यूएसडी इन द इंटरबैंक मार्केट। और रीजंस अगेन आईएमएफ एंड इसके बाद जो हमारे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में एक सब्सटेंशियल राइज हमने देखा था इन द मंथ ऑफ नवंबर। और उसका एक और रीज़न ये है कि जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, क्योंकि हम आगे भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, बट इंटरबैंक मार्केट में जो डॉलर का रेट है और ओपन मार्केट में जो रेट कोट किया जा रहा है उसमें लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं। तो लोग जो है वो अब ये कर रहे हैं कि वो अनऑफिशियल चैनल से, इलीगल चैनल्स से बहुत ज़्यादा इनफ्लोज इस मुल्क में आ रहे हैं, जो कि जाहिर है एक लीगल तरीका, इकोनॉमिक तरीका नहीं है। तो वो हमें हर्ट करता है हमारे रिजल्ट्स के ऊपर। तभी सब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो 25 नवंबर स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 100 बिप्स 1% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 15% 16% पे लेके गए थे। रीज़न जो उन्होंने साइड किया था वो ये था कि उनकी जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस थी वो प्री फ्लड अराउंड 18 to 20% की थी, जो कि अब बढ़कर 21 to 23% की हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा उनकी जो बाकी एक्सपेक्टेशंस थी, फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2% रहेगी इस साल में, वो उनकी अनचेंज है। और करंट अकाउंट डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी एक्सपेक्टेड है FY 23 में। ये चीज़ अनचेंज है। इसके अलावा उन्होंने जो डेवलपमेंट्स का जिक्र किया उसमें उन्होंने ये बताया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है उसने 0.4% से वो डिक्रीज हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि आफ्टर कोविड इट्स इट्स नॉट नॉर्मल। आफ्टर कोविड हमने ये एक्सपीरियंस किया है दोबारा कि जो हमारा एलएसएम एक क्वार्टर में डिक्रीज हुआ है। और अक्टूबर के जो नंबर्स आए हैं एलएसएम के वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं है, वो 7.75% डिक्रीज है।
मंथ ऑन मंथ। तो स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी टाइटनिंग है वो हमें इन इंडिकेटर्स के थ्रू काम करती हुई कुछ हद तक दिख रही है। उसके बाद जो पोस्ट एमपीसी ब्रीफिंग होती है बाय द गवर्नर, उसमें इन्होंने कुछ बातें हमें बताई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि जो $1.08 बिलियन की जो यूरो बॉन्ड की ट्रांच है जो उन्हें दिसंबर के स्टार्ट में देनी थी, उसके लिए उनके पास इनफ फाइनेंसिंग अवेलेबल है, और जो उन्होंने पे कर दी थी अपने टाइम में। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि $7 बिलियन तक के तकरीबन रोल ओवर्स कन्फर्म हो चुके हैं, और जो हमारा एस्टिमेट है इस साल FY23 का, वो ये है कि हमें एटलीस्ट $11 to $12 बिलियन के रोल ओवर्स चाहिए। जी, ये हमने एक फॉर द मंथ ऑफ नवंबर हमने एक AC100 इंडेक्स को प्लॉट किया है इस ग्राफ पर, और हमने जो मेजर डेवलपमेंट्स थी वो इंडिकेट की हैं। सबसे पहले सारे जो हमारा अक्टूबर का CPI का नंबर आया था विच वाज 26.6%। उसके बाद फिर विच वाज समवॉट एक्सपेक्टेड। उसके बाद फिर फेड ने रेट हाइक कर दिया था अगेन 0.75% से 75 बिप्स से। और वहां से मार्केट ने थोड़ा सा एक डाउनटर्न लिया था। अक्टूबर का हमारा ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हुआ था $2.3 बिलियन पर, विच वाज अ 40% डिक्लाइन ओवर ईयर ऑन ईयर। सो दैट वाज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। और उसके बाद हमें न्यूज सोर्सेज में ये कोट किया गया था कि $13 बिलियन एक्सपेक्टेड है फ्रॉम सऊदी अरब एंड चाइना, which was quite good for the market sentiment के लिए, जिसके बाद we can see कि मार्केट ने एक स्पाइक लिया था अराउंड आफ्टर 8 to 11 नवंबर। उसके बाद फिर कुछ पॉलिटिकल एंड पर PTI का मार्च रिज्यूम हुआ था, LSM के नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए थे, तो मार्केट इन स्टेट ऑफ फ्लक्स चल रही थी। उसके बाद अंटिल फ्राइडे को जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अनाउंसमेंट हुआ, जब उनकी जो तकर्री है वो फाइनल हुई, और उसके बाद फिर स्टेट बैंक ने 100 बिप्स से पॉलिसी रेट को इंक्रीज कर दिया। तो उसके बाद ये कैन सी कि मार्केट ने उसका एक सिग्निफिकेंट डैमेज लिया था अराउंड 900 पॉइंट्स का इन अ कपल ऑफ डेज। और जो नवंबर जो क्लोज हुआ था वो 42,300 पर क्लोज हुआ था। अच्छा, नवंबर के मंथ में रणवीर साहब, फॉरेनर्स जो है वो नेट बाइंग पर थे। $2 मिलियन की इन्होंने बाइंग की थी नेट, जिसमें से उन्होंने जो प्राइमरी सेक्टर्स थे जिसमें बाइंग पर थे वो EMPs एंड OMCs एंड टेक्नोलॉजी थे, जबकि उन्होंने बैंक्स में और फर्टिलाइजर में कुछ सेलिंग की थी। ज़ाहिर है हम लोग भी विटनेस कर रहे हैं कि मार्केट से वॉल्यूम्स जो है वो ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर सेंटिमेंट इज समवॉट बीइंग शेकन। तो नवंबर में हमारा एवरेज वॉल्यूम था 200 मिलियन, और अगर हम इसे कंपेयर करें लास्ट ईयर, तो इट वाज अराउंड ओवर 400 मिलियन। इफ यू कैन मूव टू नेक्स्ट स्लाइड जी। ये हमने एक मार्केट की वैल्यूएशंस को प्लॉट किया है कुछ ग्राफ्स में। फर्स्ट ग्राफ में हम लोग टॉप लेफ्ट हैंड साइड पर हम देख सकते हैं कि मार्केट कैप टू GDP, विच इज अ मेजर ऑफ total market capitalization of all the companies listed on the Pakistan Stock Exchange divided by your gross domestic product GDP। तो हम देखते हैं कि since FY 2005 it was average market cap to GDP 23.2% रहा है, जो कि अब गिर के 8% तक आ गया है। हमारी जो GDP है वो 6.7 से 6.8 ट्रिलियन की थी एज ऑफ 30 नवंबर, जो कि जिसने रिकॉर्ड हाई 10 ट्रिलियन तक और ओवर 10 ट्रिलियन तक भी हमारी मार्केट कैप गई थी इन 2017 और सो। उसके बाद एक और जो हम मैट्रिक देखते हैं वो प्राइस टू बुक है। जो एवरेज प्राइस टू बुक हमारा रहा है सिंस 2006 वो 1.69 रहा है, और अभी मार्केट जिस प्राइस टू बुक के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है दैट इज 0.69। So we can see the market is trading at a significant discount to the average mean. Similarly, price to earnings ratio, PE ratios भी अगर हम देखें तो 8.15 की एवरेज थी, और मार्केट जो है वो इससे लेस देन हाफ पर एक्चुअली ट्रेड कर रही है। अभी मार्केट का जो PE रेशियो मल्टीपल है वो 3.92 चल रहा है in this month. And dividend yield, of course, since 2008, market ने average 6%, 6.2%
डिविडेंड यील्ड दी है, जो कि अब मार्केट 8.7% तक ऑफर कर रही है. सो एंड एनीवन विद familiar with the concept of mean reversion would find these valuations quite attractive at current levels. राइट. सो मार्केट के बाद हमने ये हमारे जो फंड्स हैं जो हमारे अंडर मैनेजमेंट में हैं, हमने उसकी एक स्नैपशॉट शेयर किया है आपके साथ. सो हम ये प्लॉट कर रहे हैं कि केसी 100 इंडेक्स का पी रेशो, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि अपने एवरेज से बहुत ही नीचे है, वो अगर 4 पर है, तो जो हमारे फंड्स हैं, जिसमें हमारे कन्वेंशनल फंड्स हैं, यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड, यूबीएल रिटायरमेंट फंड, एंड जो हमारा सेक्टर फंड है कन्वेंशनल, यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड, वो मार्केट से भी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है. जो हमारे पास होल्डिंग्स हैं उसमें, उसका weighted average price to earning multiple is less than what the market is currently trading at. So we are trading at 3.7 times, and USF 3.8 times, and URSF, and क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर फंड में एज द नेम एम्प्लाइज जो कंपनीज हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें बैंक्स हैं प्राइमरीली, और वो 2.3 के बी रेशो पे जस्ट ट्रेड कर रहा है. अगर हम इस्लामिक फंड्स की बात करें, तो इस्लामिक फंड्स हमें थोड़ा सा नंबर इसलिए ऊपर लग रहा है क्योंकि जो हम बेंचमार्क कंपेयर कर रहे हैं वो केसी 100 इंडेक्स है. इस्लामिक फंड्स के लिए एक अपना अलग बेंचमार्क होता है KMI 30, बट अनफॉर्चुनेटली उसका जो वैल्यूएशंस हैं, पी रेशियोज एंड डिविडेंड यील्ड्स, वो अवेलेबल नहीं होती. तो इसलिए वी आर कंपेयरिंग विद केसी 100 इंडेक्स, बट उसमें भी हम 4.3 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं. ASSF, जो कि हमारा शरिया स्टॉक फंड है, फ्लैगशिप फंड है. AIRSF, which is our retirement fund for Islamic investors, 4.1 के मल्टीपल पर है. और AIEF, जो हमारा एनर्जी फंड है सेक्टर स्पेसिफिक, वो 2.3 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है. डिविडेंड यील्ड को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो केसी 100 इंडेक्स की डिविडेंड यील्ड अभी 10.2% है. हमारी डिविडेंड यील्ड, जो हमारे फंड्स अंडर मैनेजमेंट हैं, उनकी डिविडेंड यील्ड, USF is offering 11% around. UBL Retirement Savings Fund is offering 9%, and UBL Financial Sector Fund is offering 17% dividend yield. Similarly, हमारे इस्लामिक फंड्स की डिविडेंड यील्ड भी शरिया स्टॉक फंड 9.5% and retirement fund 7.6%, while energy fund is offering 14% dividend yield. So outlook में we'll be discussing के broad based internationally कल फेड ने इंटरेस्ट रेट अपना 50 बेसिस पॉइंट से मजीद बढ़ाया है, और जो उन्होंने आगे की एक्सपेक्टेशन दी है, जो पीक की एक्सपेक्टेशन दी है, वो 5.1% तक उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन प्रोजेक्ट की है, विच इज लिटिल बिट हायर दैट व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग. और दे हैव सेड कि FY 24 तक rate cuts will not be applied. So इसके बाद we saw कि US stocks नीचे आए थे, थोड़े से करेक्शन ली थी, और डॉलर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ था अगेंस्ट अदर करेंसीज. यूएस का जो CPI अनाउंस हुआ था कपल ऑफ डेज बैक, व्हिच वाज एट 7.1% इन्फ्लेशन, वो लोअर देन एक्सपेक्टेशन था 7.3%. तो दैट वाज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. बट उसके बाद अभी जो फेड ने जो अनाउंसमेंट दी है, उसने थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस पर इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस को न्यूट्रलाइज किया. अच्छा, उसके बाद फिर ड्यू टू फ्लड्स, ऑफ कोर्स वी नो कि हमारे एग्रीकल्चर टारगेट्स जो हैं वो हमें मीट करने में थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ सकती है, क्योंकि हमारी जो सोइंग है वो कुछ एरियाज में 1 महीने तक भी डिले हुई है. तो उसके लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर इन आवर GDP, तो वी कैन फेस सम चैलेंजेस ऑन दैट फ्रंट. IMF के साथ नेगोशिएशंस इज अ बिग इवेंट, और गवर्नमेंट जो है वो IMF के साथ नेगोशिएट कर रही है, और उनकी जो डिमांड्स हैं उसको भी गवर्नमेंट सुन रही है. और जो उनका स्टांस है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का स्टांस है, जो न्यूज़ पे आके बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि वो उन्हें पूरा करेंगे. IMF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि IMF ही कह रहा है कि आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करें,
उसके लिए कहा है कि वो शायद कुछ एडिशनल टैक्सेशन मेजर्स लेंगे। आईएमएफ कह रहा है कि आपको एनर्जी की प्राइसेस बढ़ानी है, विच आर लॉन्ग ओवरड्यू, जो कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इसाक साहब ने कल और इंडिकेशन ये दी है कि जो डॉलर्स बेसिकली हमारे मुल्क में जो मेहम बना हुआ है करेंसी का, उसका एक रीज़न ये है कि डॉलर स्मगल हो रहे हैं टू नेबरिंग कंट्रीज। सो उन्होंने लास्ट वीक एक मीटिंग भी की थी विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, और उन्हें ये उन्हें कहा था कि वो मेक श्योर करें कि ये चीज़ कंट्रोल हो। उन्होंने ये बताया था कि इस साल की जो हमारी ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो अराउंड 31 to 33 बिलियन डॉलर्स की है, कि जिसमें से 12 बिलियन डॉलर्स का वो कैड एक्सपेक्ट कर रहे थे, विच जो हमें लगता है कि इससे भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। और 21 बिलियन डॉलर्स की वो कह रहे थे कि लोन पेमेंट्स। तो उनका स्टांस ये था कि वी आर कवर्ड फॉर दैट, और बट और फिर इसके बाद जो हमारे रिजर्व्स हैं वो अभी दे आर डिपिंग, दे आर एट 6.7 बिलियन डॉलर्स। बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो सऊदी अरब से और चाइना से इन्फ्लोज की बात आ रही है, दे आर एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन आवर रिजर्व्स अ बिट। इसी के साथ साथ रेमिटेंसेस हमारी कल हमारे जो रेमिटेंसेस का नंबर आया है दैट इज क्लॉक्ड इन एट 2.1 बिलियन डॉलर्स, जो कि अराउंड 15% डिक्लाइन है ईयर ओवर ईयर। हमारा जो नवंबर 21 का जो रेमिटेंसेस थी वो 2.5 बिलियन डॉलर्स थी। रीज़न यही है कि क्योंकि रेमिटेंसेस जो आ रही हैं यहाँ पर वो ओपन मार्केट रेट पर ज़्यादा ट्रांसलेट होती हैं, और जो अनऑफिशियल रेट जहाँ पर एक्चुअली लिक्विडिटी अवेलेबल है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पर है। तो लोग वेट कर रहे हैं अपनी रेमिटेंसेस भेजने के लिए, या जो भेज रहे हैं वो ऑफिशियल चैनल से अनऑफिशियल चैनल्स की तरफ कुछ काफ़ी सारे लोग ट्रांसफर हैं, जिसके जो हम देख सकते हैं जो डिक्लाइन है इन रेमिटेंसेस, वहाँ से हमें पता चल रहा है। गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि आईएमएफ के साथ ये जो नाइन्थ रिव्यू है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट्स होंगी वो थोड़ा सा एक पेस सेट करेंगी। इसके अलावा जो फॉरेन इनफ्लोज हैं, टाइमली इनफ्लोज इंशाल्लाह हमारी रिजर्व्स की पोजीशन को स्ट्रेंथन करेंगे, और जो आईएमएफ की डिमांड्स हैं ये हमें देखना है कि गवर्नमेंट उसको किस हद तक और कितना जल्दी उसे इम्प्लीमेंट करती है। जी, रमेश सर। थैंक यू श्योर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं, इफ यू वुड कमेंट ऑन देम। एक तो या एक तो अगर इस पे थोड़ा सा मुझे बता सके कि KC 100 जो कि टोटल रिटर्न इंडेक्स है, और इसमें जी डिविडेंड जनरली उसके फॉर्मूला में री इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो जी। अभी इस टाइम पे यानी प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़ाहिर है बहुत अट्रैक्टिव है, बट अभी हम्म हम देख रहे हैं कि डिविडेंड इनकॉर्पोरेट होने के बावजूद KC 100 सॉर्ट ऑफ स्टॉल हुआ हुआ है। तो इस हम्म। आपके अंदाजे में इसमें कितने पॉइंट्स होंगे जो सिर्फ डिविडेंड को एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं ओवर द ओके। इयर्स? ओके, देखें, अगर हम जैसा हमने अभी जिक्र किया था ना पहले कि 10% डिविडेंड यील्ड है KC 100 इंडेक्स की, ठीक है। तो अगर 10 to 11% की अगर KC 100 इंडेक्स, या 8% की अगर डिविडेंड यील्ड है इंडेक्स की, तो वी कैन से कि 8% of our total points this year could be attributed to dividends. So, अगर हमारा इंडेक्स जो है वो लेट्स से 40,000 पर ट्रेड कर रहा है, तो 3,600 पॉइंट्स जो है वो वी कैन से कि आर डिविडेंड एडजस्टेड। ओके। अच्छा, आपने आई बताया कि मीन सॉरी, नॉट जी, बिल्कुल सॉरी जी, कहिए। जी। अच्छा, एक आपने हमें बताया कि फेड ने 50 बिप्स का एक और इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, और टारगेट उनका 5.1 तक है, फाइव बट ये अच्छा, सेकेंडली इन्फ्लेशन का जो नंबर आया था ये तो काफी सॉर्ट ऑफ एक पॉजिटिव था कि एक्सपेक्टेशन से कम इन्फ्लेशन का नंबर आया है। कोर जी इन्फ्लेशन क्या फेड भी ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है कोर इन्फ्लेशन को ही देखता होगा। कोर इन्फ्लेशन उनका जी। टारगेट रेंज क्या है जहाँ पे देखिए आके? उनकी जी, देखिए उनकी टारगेट रेंज जो है वो 2% है, और कोर इन्फ्लेशन जो अभी जो नवंबर का था वो अराउंड 5% था।
बट क्योंकि वो आपने सही कहा कि वो कोर इन्फ्लेशन को देखते हैं जिसमें पर्सनल हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर ज़्यादा उसका पार्ट बनते हैं, बट 5% इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली हायर देन 2%। इन्फ्लेशन का है वो हेडलाइन 2%। जी, तो जी बिल्कुल, सो सब एडेड कि उनका हेडलाइन जो 2% इन्फ्लेशन का टारगेट है, बट अभी तो क्योंकि कोर इन्फ्लेशन भी 5% है विच इज़ सिग्निफिकेंटली हायर देन व्हाट देयर टारगेट इज, सो इसलिए जो है वो फेड ने आई मीन द एनालिस्ट वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि फेड जो है वो अपनी हाईएस्ट रेंज इतनी ऊपर देगा और रेट कट जो है वो पोस्ट 24 देगा, इसीलिए मार्केट्स जो है वो थोड़ा सा उन्होंने इस स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्ट किया। बट दिस इज व्हाट दे सेड, एंड उनका जो टारगेट है लॉन्ग टर्म 2% इन्फ्लेशन का, वो अचीव करने के लिए दे हैव साइटेड के वी कैन सी अनदर कपल ऑफ राउंड्स ऑफ इंक्रीजेस। ओके। अच्छा, इसी के साथ थोड़ा सा आज जो न्यूज़ फ्लो आज के दिन में जो आया कि आईएमएफ ने एक पॉजिटिव न्यूज़ बताई और गवर्नमेंट की तरफ से भी आया कि जो टॉक्स हैं वो एक पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ सिम्प में जा रहे हैं। तो लेकिन आज आज ऑब्वियसली साथ ही पॉलिटिकल एक खड़ा हो गया है कि जी असेंबलीज डिसॉल्व करें, रेजिग्नेशन और नए इलेक्शंस की तरफ। सो आज मार्केट ने एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आज बेहतर परफॉर्म करेगी ये आईएमएफ वाली न्यूज़ पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। इसको आप अगले कुछ नेक्स्ट 6 मंथ तक क्या देख रहे हैं, और क्या आपका ख्याल है कि जो करंट फेडरल गवर्नमेंट है नेक्स्ट बजट यही देंगे या शायद कोई केयर टेकर सेटअप आएगा? देखें, इट्स एनीवन्स गेस एक्चुअली पॉलिटिकल एंड पर, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी और इतनी ड्रामेटिकली चेंज हो रही हैं कि इट्स रियली हार्ड टू कमेंट कि क्या करंट जो कोलिशन लेड गवर्नमेंट है वो अपनी टर्म पूरी कर पाएगी या नहीं। बट ऑन द एक्सपेक्टेशन साइड, अभी तक तो कोलिशन लेड गवर्नमेंट का इन्होंने अभी तक कोई ऐसा इशारा नहीं किया है कि जिससे लगे कि वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगेन हमारी मार्केट अभी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में वी आर एक्सपेक्टिंग कि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर नज़र आना शुरू होंगी बाय द एंड ऑफ FY 23, जब हम जून 23 जुलाई 23 के ऊपर जब हम खड़े होंगे, तो नेक्स्ट 12 मंथ्स जो है वो हमें वहाँ से बेहतर दिख रहे होंगे रिलेटिव टू टुडे। सो वहां पर आकर वी कैन एक्सपेक्ट कि फिर इंटरेस्ट रेट भी स्टेट बैंक भी थोड़ा सा मॉनेटरी ईजिंग की तरफ आ सकता है। आईएमएफ का हमारा प्रोग्राम तब तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका होगा, हमारे रिजर्व्स थोड़े से जब तक क्वेश्चन हो गए होंगे, तो वहां पर आकर वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि देखें क्योंकि इक्विटी मार्केट्स कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो लीडिंग इंडिकेटर्स होती हैं इकोनॉमिक साइकिल की। तो the right time to invest, I would say, is when the outlook is not too good as we would be seeing by the end of FY 23, क्योंकि जब तक मार्केट ने उन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लिया होगा। बिल्कुल सही। तो अभी फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, yes, we are expecting a market should give some gains, क्योंकि as I said, by the end of next 6 months we will be looking at some good numbers. तो बेसिकली हमने हिस्टोरिकली खैर ये देखा है पिछले 25-27 ईयर्स में कि मार्केट जब बिल्कुल बॉटम आउट हो जाती है, एक्चुअली दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ठीक है, वहां से जैसे आपने मीन रिवर्जन का भी बताया, और इसी तरह एक वो रॉक बॉटम लेवल पे होती है, तो वहां से सिर्फ हम कहते हैं कि देयर इज ओनली वन डायरेक्शन नाउ, वो ऊपर की तरफ ही होती है। ये हमने 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उस वक्त भी देखा कि उसके इमीडिएटली बाद मार्केट जब खुली है तो फिर वो काफी बड़ा एक सॉर्ट ऑफ टर्न अराउंड आया। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि टाइम टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट इज राइट नाउ, बट ऑब्वियसली उसके साथ आपके ऑब्जेक्टिव जो है शुड बी लॉन्ग टर्म। Exactly. शॉर्ट टर्म गेन्स का टारगेट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए Yes. ऑब्वियसली हमारे पास दूसरे एवेन्यूज हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि अभी जो मनी मार्केट फंड्स हैं दे आर गिविंग रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न ऑफ अराउंड 16%। ठीक है, सो रफली 15.5 एंड अबव चल रहे हैं। सो और जैसे आपको पता होगा मनी हमारे म्यूचुअल फंड्स पे टैक्सेशन का भी एडवांटेज है, इट्स लेस देन द विदहोल्डिंग टैक्स व्हिच इज चार्ज ऑन बैंक डिपॉजिट्स।
इसी तरह जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको भी काफी टैक्स एडवांटेज इसमें मिलता है। तो एक्विटी फंड्स पे मैं दोबारा थोड़ा सा जाना चाहूंगा। जो हमारे सेक्टोरल एक्विटी फंड्स हैं, विच इज यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड and Alameen Yes. Islamic Energy Fund. So these two funds provide highest dividend yield as well as highest upside potential. अगर आप इन पे बेट्स लेना चाहें इन दो सेक्टर्स पे, अदरवाइज आप ब्रॉड बेस्ड जो फंड्स हैं उनमें एक्सपोजर लेना चाहें तो यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड है और अलमीन शरिया स्टॉक फंड है। और एक्विटी में ऑब्वियसली हमारे दो सब फंड्स इस्लामिक और कन्वेंशनल में वो भी अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच शऊर एंड सुलेमान। इंशाल्लाह आपके Thank you. साथ नेक्स्ट मंथ मुलाकात होगी और अपने व्यूअर्स Thank को you. खुदा हाफिज कहते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you. Thank you, everyone.